नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। हरियाणा में चुनाव है, 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर किसकी बनने जा रही है सरकार। लेकिन लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी ही मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। जमीन पर हालत बेहद खस्ता है, लगातार विरोध उन्हीं की पार्टी से ही देखने के लिए मिल रहा है। आपको याद ही होगा कि जब लिस्ट आई, एक के बाद एक जो 2 लिस्ट आई, उसके बाद हमने देखा कि कैसे लगभग 63 इस्तीफे हुए अलग-अलग तरह के भारतीय जनता पार्टी में, और जिनको टिकट नहीं मिला, अब वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। और इंडिपेंडेंट इस तरह से लड़ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत लाडली माने जाने वाली कंगना रनौत ने किसानों को लेकर एक बयान दे दिया है। जब आप हरियाणा में जमीन पर आप जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो लोग ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि इन्होंने पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी कि इन्होंने सरपंचों को पीटा, टीचर्स को पीटा, आंगनबाड़ी वर्कर्स को पीटा, किसानों को पीटा, जाटों को पीटा। आखिर इन्होंने छोड़ा किसको है? और उसमें सबसे ज्यादा नाराजगी किसानों को लेकर साफ तौर पर देखने के लिए मिलती है। अब उन्हीं किसानों को लेकर कंगना रनौत लगातार पहले भी आपत्तिजनक बयान देती रही हैं। अब एंड चुनाव से पहले कंगना रनौत ने बयान दे डाला है किसानों को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि मैं किसानों से आग्रह करना चाहती हूँ कि जो 3 काले कानून थे, वो खुद आगे आकर ये कहें कि वो काले कानून वापस लाए जाएं, ताकि किसानों के वारे न्यारे हो जाएं, क्योंकि ये किसानों के लिए बहुत हितैषी कानून थे। अब इसके बाद कांग्रेस की तरफ से इस पूरे बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं, और उन ट्वीट्स में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो सामने निकल कर आ गई है कि अगर हरियाणा में इनकी सरकार बनती है तो ये काले कानून वापस लेकर आएंगे। और उनकी खुद की सांसद, जो कि मंडी से सांसद है कंगना रनौत, वो खुद ऑन कैमरा ये कबूल करती हुई नजर आ रही हैं। 750 किसानों ने शहादत दी, और अब कंगना रनौत ये कह रही हैं कि इन काले कानूनों को वापस लाना चाहिए। इस सब के बीच उन्होंने ये भी कहा कि मुट्ठी भर ही वो लोग थे, यानी कि कुछ राज्यों के ही किसान थे जो ये सब कुछ कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन, धरना वगैरह उन्होंने दिया। बाकी तमाम किसानों ने ऐसा नहीं किया है। अब हरियाणा चुनाव है, हरियाणा में 3 मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण है, ये हम सबको पता है। पहलवान, जवान और किसान, और उनमें किसान सबसे महत्वपूर्ण है। और इन किसानों को लेकर एन चुनाव से पहले अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी नेता ये कहती हुई नजर आए, तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है, नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि स्टूडियो में लोगों को बिठा लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि स्टूडियो में अपने तरह के विश्लेषकों को बिठाकर जो उनकी बात कहें, स्टूडियो में माहौल बनाकर वो जमीन पर भी बाजी पलट सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग पर लगातार हरियाणा की मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, और वहां पर इतने बड़े पैमाने पर नाराजगी है कि आप किसी भी शख्स के पास चले जाइए हरियाणा में, वो सिर्फ यही कहता हुआ नजर आता है कि अब हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब की बार हमें कांग्रेस सरकार चाहिए। अब नतीजे क्या होंगे उसका इंतजार तो हमें 8 तारीख का करना पड़ेगा। इस सबके बीच कुमारी शैलजा को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की एक साजिश के तहत जिस तरह की खबरें फैला रही है, वो सब आपने देखा। फतेहाबाद की रैली में अमित शाह कहते हुए नजर आए कि दलित बेटी के साथ देखिए किस तरह का सलूक कांग्रेस कर रही है। मनोहर लाल खट्टर ने तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने तक का उनको ऑफर दे डाला, और साफ तौर पर यह कह दिया कि भाई दलित बेटी के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन उन सारे अरमानों पर खुद कुमारी शैलजा ने पानी फेर दिया, और कुमारी शैलजा ने कह दिया कि उनकी रगों में कांग्रेस का खून बहता है और आखिरी सांस तक वो कांग्रेस में ही रहेंगी, वो कहीं और नहीं जाने जा रही हैं। और तमाम नाराजगियां भी उनकी दूर हो गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई है। लगातार ये भी खबरें फैलाई जा रही थी कि देखिए राहुल गांधी बहुत नाराज है, इसीलिए वो प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी 26 और 27 तारीख को हरियाणा में मौजूद रहेंगे। हरियाणा में वो चुनावी प्रचार जोर शोर से वो शुरू करने जा रहे हैं, और इससे पहले भी वो लगातार हरियाणा में अलग तरीके का प्रचार कर रहे हैं।
अलग तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो तमाम वीडियोज़ आपने देखी होंगी कि कैसे डंकी रास्ते से जो लोग यानी कि इल्लीगल तरीके से जो लोग अमेरिका या दूसरी जगहों देशों पे जाते हैं, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर हरियाणा के लोग होते हैं। और एक ऐसी फैमिली से मुलाकात की थी राहुल गांधी ने और उनके परिवारजनों का दुख तकलीफ जो है वो सामने रखा था। ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जब चुनावी मैदान में उतरेंगे 26 तारीख को और अपनी रैली करेंगे तो उसमें कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा यानी कि जो गुट बनाए की बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उनके द्वारा क्रिएट की गई खबरों की तरफ से या हम कहें कि गुलाम मीडिया की तरफ से अब उन खबरों पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगने जा रहा है, क्योंकि जो गुट बताए जा रहे हैं यानी कि दीपेंद्र हुड्डा या कुमारी शैलजा, माफ कीजिएगा, वो दोनों ही मैं आपको बता दूं कि एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने कैसे हरियाणा का खेल पूरी तरीके से पलट दिया है। राहुल गांधी अब चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और क्यों भारतीय जनता पार्टी को खुद भारतीय जनता पार्टी ही नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। खास मेहमानों का तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ रविंद्र शेरोन जी हैं जो कि जाने माने पत्रकार हैं। हरियाणा और देश की राजनीति पर उनकी पैनी नजर रहती है। दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम। थैंक यू। मेरे साथ जुड़े हैं केपी मलिक जी। केपी मलिक जी भी जाने माने पत्रकार हैं और लगातार वेस्टर्न यूपी और देश की राजनीति पर उनकी पैनी नजर रहती है और बेबाकी से वो अपनी बात को रखते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत केपी मलिक जी आपका भी। सबसे पहले रविंद्र जी, बात मैं आपसे करना चाहूंगी, बात क्योंकि हरियाणा की हम कर रहे हैं। कंगना रनौत का ये बयान कितना और डैमेज कर सकता है भारतीय जनता पार्टी को, और राहुल गांधी का प्रचार में उतरना कितना फायदा पहुंचाएगा कांग्रेस पार्टी को? जी नमस्कार, केपी मलिक साहब को भी नमस्कार, सबको दर्शकों को भी। देखिए बुशरा जी, ये बीजेपी पहले से ही आपने तो पूरे इलाके में घूम के देखा है, बैकफुट पे है। जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी माहौल है और उस एंटी इनकम्बेंसी के माहौल में बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज़्यादा चीज़ जा रही है वो किसानों के साथ उनका व्यवहार। और ऐसे में किसानों के साथ जो व्यवहार किया गया था उसमें बोन ऑफ कंटेंशन जो थी वो वही 3 बिल थे। उन्हीं 3 जो ऑर्डिनेंसेस लेके आए गए थे, उन्हीं के खिलाफ किसानों ने वो पूरा स्ट्रगल अपना शुरू किया था। और उसके बाद जो आंदोलन का रूप 13 महीने तक हमने देखा, उसका सबसे बेस वही था। और उन्हीं को वापस लेके आने की अगर कोई बात कह रहा है तो जाहिर है वो किसानों की जो जख्म है उन पर नमक छिड़कने जैसा है। और उनको कह रहे हैं कि वो काले कानून नहीं थे। ये तो सरकार ने माना कि वो काले कानून थे, इसलिए तो उसको विड्रॉ किया। अगर वो कानून सही होते तो सरकार तो विड्रॉ नहीं करती। जिस तरह से सरकार ने शुरुआती दौर में कहा था कि वो बहुत अच्छे कानून हैं, और धीरे धीरे जब सरकार ने उस पर एग्रीमेंट जाहिर किया कि किसानों की बात सही है और तपस्या में कुछ कमी पाई गई, तो उनको विड्रॉ कर लिया था। और उसका रीजन यही दिया था कि हम लोग वापस लेके आएंगे इसमें और सुधार करके। तो उन कानूनों को तो सरकार ने भी ब्लैक माना था, काले कानून माना था, इसलिए उनको लेके आई थी। अब ये जो कंगना रनौत हैं, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेताओं की जरूरत है, बीजेपी में रहे करते रहे। कांग्रेस वैसे स्ट्रांग पोजीशन में है, ऊपर से कंगना रनौत जैसे नेताओं का समर्थन मिल जाता है। मुझे लगता है 1 महीना पूरा जाता नहीं है जब कंगना रनौत सुर्खियों ना बटोरती है। अब लेकिन कंगना को इस बात का एहसास शायद नहीं है कि फिल्मों की सुर्खियां बटोरना उनके व्यक्तिगत जीवन पर या उनके पूरे करियर पर असर डालता है। लेकिन यहाँ पर अगर वो कुछ बयान देती हैं तो उसका असर पूरी राजनीति पर और पूरे हरियाणा या बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उस पर पड़ता है। वो मुझे लगता है डिसाइफर कर पाने में भी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई है और इसीलिए इस तरह के बयान देती हैं। बीजेपी को इसका कितना नुकसान होगा ये देखिए आप। बीजेपी आज की तारीख में जब उनके प्रत्याशी गांव-गांव देहात जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो उनको तो घुसने नहीं दे रहे लोग, हर जगह उनका विरोध कर रहे हैं। कल का वीडियो है कैप्टन अभिमन्यु से लोग सवाल पूछ रहे हैं। कितने सारे नेता हैं उनको बार बार किसान आंदोलन पर घेरा जा रहा है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है। ऐसे में जब इस तरह का बयान आएगा तो उनकी स्थिति को और कमजोर बीजेपी करेगी। बीजेपी के इस तरह के बयान, और देखिए हैरानी की बात यह है कि इस तरह के लगातार बयान आ रहे हैं और बीजेपी जो एक बहुत ज्यादा अनुशासित पार्टी है वो उनको रोक नहीं पा रही, वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब है कि क्या ये बयान जो है वो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की सहमति से दिए जा रहे हैं ताकि उस माहौल को दोबारा से कायम किया जाए और एक बार फिर से किसानों को
जो है वही एग्रेशन मोड में लेके आया जाए और समाज के दूसरे हिस्से को उसकी वजह से इकट्ठा करके डिवीजन करके और फिर से वोट खींचने की कोशिश की जाए। तो इस तरह की एक थियरी भी है। बाकी तो पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है। आपने भी कई जगह पर घूमे हैं आप, और हम लोग भी घूम रहे हैं, तो कांग्रेस के खिलाफ माहौल नहीं है। राहुल गांधी के प्रचार करने से कितना और माहौल बन सकता है, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि लगातार ये सुर्खियां बनाई जा रही हैं कि भाई देखिए राहुल गांधी बहुत नाराज हैं जो प्रदेश कांग्रेस है उससे, और इसीलिए वो प्रचार नहीं करना चाहते हैं, ये बार बार देखिए कहा जा रहा है। देखिए जी। बुशरा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली की हम्म। और उस रैली में जितनी ज्यादा भीड़ थी, वो बेकाबू जब भीड़ हो गई तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने विश्राम किया और अब वो 25 तारीख को रैली करने वाले हैं। 5,000 6,000 लोगों की भीड़ को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है 2-2,500 पुलिस वालों के लिए। तो उतनी ज्यादा भीड़ वहां पर आई कुरुक्षेत्र की रैली में। उसके बाद उन्होंने विश्राम किया और अब 25 तारीख को रैली करेंगे। तो उस रैली से बीजेपी को लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? एक स्टार प्रचारक जो था, जिनसे लगता था कि पीएम आएंगे तो कुछ माहौल बदलेगा, वो तो माहौल उल्टा बदल गया कांग्रेस के पक्ष में कि इनको तो कोई सुनने भी नहीं आ रहा है, हालत इतनी खराब है। अब राहुल गांधी आएंगे आखिरी सप्ताह में चुनाव प्रचार में, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ये स्ट्रेटेजी बहुत आम हो सकती है कि इलेक्शन को मेंटेन कर पाना हरियाणा जैसे स्टेट में बड़ा मुश्किल है। अगर शुरुआत के दौर में आपने इलेक्शन को उफान पे लेके गए, पहले दिन तो आप 2,000 गाड़ियों के साथ नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, लेकिन अगले दिन आप 2,000 गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं क्या? वो आपकी गाड़ियां घट के कम आ जाएंगी, तो जाहिर आपका चुनाव का जो माहौल है वो भी कमजोर पड़ेगा। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर जो नेशनल पार्टीज हैं जिनको बड़ा अनुभव है इलेक्शन लड़ने का, वो कोशिश करती है कि आखिरी का जो सप्ताह है चुनाव प्रचार को पूरे उफान पर उसमें लेके जाया जाए, और इसीलिए इंतजार किया जाता है कि बड़े नेता जो है वो आखिरी में चुनाव प्रचार के लिए आए। अब 26 तारीख से राहुल गांधी के शेड्यूल आ गया है, वो मीडिया में सबके सामने आ गया है। 3 तारीख तक वो प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी भी आएंगी, वो 3 तारीख तक प्रचार करेंगी। अब अपना ब्रह्मास्त्र जो होता है किसी भी पार्टी का, वो तो आखिरी में ही छोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री भी आखिरी दिनों में रैलियां करते हैं, और हरियाणा में तो इतने आखिर में पीएम आए हैं। मलिक साहब बैठे हैं, हमारे बड़े भाई, ये बता देंगे कि क्या 10 साल में लगभग 65 विधानसभा के चुनाव हो गए। कभी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां 3 महीने पहले से शुरू ना की हो किसी विधानसभा में जहां पर चुनाव होने वाले हों? झारखंड के चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री वहां तो जा रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वहां तो जा रहे हैं रैली करने या किसी सरकारी परियोजना का उद्घाटन करने के लिए। पर हरियाणा से उन्होंने इतनी दूरी बनाई क्योंकि उनको हमसे ज्यादा इस बात का एहसास है कि हरियाणा में माहौल उनके माकूल नहीं है, उनके खिलाफ है। तो आज की तारीख में कौन ऐसा बड़ा नेता है जो हार का ठीकरा अपने सिर पे फुड़वाना चाहेगा? इससे बचने के लिए वो हरियाणा नहीं आए पिछले 3 महीने से, और अब वो हरियाणा आए हैं तो उन्होंने इस बात का उनको एहसास हो गया कि वो उनका जो उनके पास फीडबैक था वो सही था, लोग उनको सुनना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी जब यहाँ पर प्रचार करने के लिए आएंगे तो जाहिर है अब राहुल गांधी का कद बहुत बढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष होने के साथ साथ उनके भाषण सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वायरल हो रहे हैं, और जिस तरह का कद उन्होंने जो उनकी यात्रा थी उसके बाद उनका बन गया है, तो हरियाणा में भी वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं और उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊंचा गया है, और प्रधानमंत्री का पॉपुलैरिटी लगातार घटती चली जा रही है। तो ऐसे में आखिरी दिनों में जब वो प्रचार के लिए आएंगे तो जाहिर है कांग्रेस को उसका बेनिफिट होगा, और सबसे बड़ा बेनिफिट उसका तब होगा जब भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा जैसे बड़े नेता एक मंच पे दिखाई देंगे। तो ये तमाम बातें जो शैलजा के बारे में कही जा रही हैं, फिर तो उसके बाद उल्टी हो जानी चाहिए। आज जो बीजेपी की तरफ दलित वोट जा रहा है, जब शैलजा कांग्रेस की मंच से दिखाई देंगे प्रचार करती हुई, तब तो उस वोट को भी वापस शैलजा के पास आ जाना चाहिए। अगर ये बातें सही हैं तो कि आज जो कांग्रेस का वोट है वो बीजेपी को जा रहा है, फिर तो बीजेपी का वोट भी कांग्रेस को आना चाहिए, क्योंकि वो तो आ जाएंगे स्टेज पे। कल उन्होंने सब तमाम दावों को खारिज कर ही दिया था। एक बात पर वो आज भी अड़ी हैं, पहले से भी अड़ी हैं। उनका कहना यह है कि मुख्यमंत्री का दावेदारी उनकी आज भी बनी हुई है, वो पहले भी बनी हुई थी। उस पर कांग्रेस को भी कोई ऐतराज नहीं है और उस पर जनता को भी कोई ऐतराज नहीं है। तो मुझे लगता है ये सब ख्याली पुलाव पकाए जा रहे थे बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से, और उनका वो बस्ट कर दिया उन्होंने। और कुछ जो उनका पोल जो है वो 26 तारीख को खुल जाएगी। बिल्कुल, आपके पास मैं लौटूंगी, और महत्वपूर्ण सवाल मेरे पास है कि आखिर यही 2 जगहें क्यों चुनी है राहुल गांधी ने सबसे पहले रैली करने के लिए, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन केपी मलिक जी,
हमने देखा है कि जब भी कोई चुनाव हो रहा होता है, उससे पहले ये कोशिश रहती है नरेंद्र मोदी की कि किसी विदेशी दौरे पर वो जाएँ, ताकि वहाँ पर जो उनकी विश्व गुरु की छवि है, देखिए नरेंद्र मोदी ने देश को कहाँ पर पहुँचा दिया है। वो अमेरिका जैसे देश के प्रेज़िडेंट से कैसे ग गले में गले बाहें डालकर वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह की तमाम हेडिंग्स के साथ जो गुलाम मीडिया है, वो तमाम हेडलाइन्स चलाएगा और मोदी, मोदी जो एनआरआईज़ वहाँ हैं, जो बुलाए जाते हैं बाकायदा तौर पर, मोदी मोदी के उनसे नारे लगवाए जाएंगे और दिखाया जाएगा कि डंका बज रहा है। लेकिन इस बार हमने देखा कि वो डंका भी उस तरह से बज नहीं पाया ठीक से। जो हेडलाइंस मैनेजमेंट करने का पूरा खेल था, उसमें भी कामयाबी नहीं हासिल हो पाई कि हरियाणा या जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले चलिए एक बार ये और ट्राई कर लें। लेकिन और ये भी आप देखें, ये 10 साल में पहली बार ही हो रहा होगा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हैं और नरेंद्र मोदी की अब तक सिर्फ एक रैली हरियाणा में हुई है और उसमें भी चंद हजार लोग थे और पंडाल को छोटा तक करना पड़ा था और उसमें ना तो तालियां थी, ना ही जोश था। और जब उन्होंने कहा कि अब की बार मोदी सरकार के नारे जब लगवाए, और ना ही वो नारों में वो जोश, ना ही वापस वो नारे मिल पा रहे थे। क्या आपको हरियाणा और नरेंद्र मोदी की स्थिति फिलहाल कैसी आपको नजर आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि पार्टी में ही भीतरघात का देखने के लिए मिल रहा है? और जिस तरह से लगातार हमने इतने इस्तीफे देखे, जिस तरह से इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, बागी खड़े हुए हैं, वो दोनों तरफ हैं, लेकिन उनमें भारतीय जनता पार्टी की तादाद कहीं ज्यादा है। आपको और हमारे सहयोगी रविंदर भाई को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। और आप सीधा मुझे हरियाणा से उठा के अमेरिका ले गए। अमेरिका का तो आपने देखा, एक महिला का वीडियो वायरल है, वो छूना चाहती थी प्रधानमंत्री जी को और उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, उनकी स्थिति तो आपने देखी है। दुनिया में तो डंका बज रहा है बुशरा जी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, 3 देशों से अडानी जी का बिस्तर बोरिया बन रहा है। श्रीलंका से बंध रहा है, बांग्लादेश से बंध चुका है, और वो जो कीनिया है अफ्रीका का देश, वहां से बिस्तर बोरिया बंध गया है। ये तो परिणीति है डंका विदेशों में बचने की। दूसरी चीज ये है कि स्थिति साफ हो चुकी है 4 जून के बाद। 4 जून के बाद जो सीधी बात मोदी जी की ऊपर होती थी और इनको बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल ये बने हुए थे, वो बुखार सब इनका उतर गया है। अब खेल खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री जी की, अगर बुशरा जी आप याद करें, आपके चैनल पे भी चर्चा हुई थी और आप खुद गई भी थी वेस्टर्न यूपी में, सहारनपुर की रैली को याद करिए। सहारनपुर की रैली में ये हुआ था, सैनी साहब जो है मुख्यमंत्री हरियाणा के बन गए थे, और सहारनपुर की रैली जो दूसरी रैली थी उत्तर प्रदेश की, उसमें यह हुआ था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जयंत चौधरी और तमाम नेता और योगी जी और प्रधानमंत्री जी आएंगे। इतने बड़े बड़े वीआईपी आने के बाद में आपके यहाँ तो रविंदर जी 5,000 बता रहे हैं, हमारे यहाँ 15,000 जरूर आ गए। और उसी दौरान अगले ही दिन वहां जो है ठाकुरों की पंचायत हुई थी, उसमें 70,000 लोग आए। तो ये तो आप खेल समझ लीजिए जो 4 जून से पहले की बात थी। अब आप ये देखिए कि हरियाणा में सबसे पहले हम धन्यवाद कंगना राणावत जी का करते हैं कि जो किसान भूले बिसरे भूल गए थे तीनों बिलों को, उन्होंने याद दिलाया, इसलिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में कंगना राणावत जैसे लोग हैं जो याद रखते हैं, क्योंकि किसान इतना खुश हुआ था इन तीनों बिलों से, और याद दिलाना बहुत जरूरी था उनको। भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में वो सबसे वीआईपी नेता है, उनका स्वागत भी हुआ था चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले इसी मुद्दे पे। तो एक तो उनका ये धन्यवाद रविंद्र जी को करना चाहिए कि उन्होंने इनको याद दिलाया जो ये भूल गए थे। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा है बुशरा जी, प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि अब खेल उनके हाथों से निकल गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा जानकारी जो मेरे पास है, हो सकता है शायद आप लोगों के पास भी हो। 4 जून की रात को झंडेवाला पे आरएसएस की बहुत गहन मीटिंग चल रही थी, जो रात के 2 बजे तक चली थी, और उसी दौरान यह तय हो गया था कि संजय जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे। इसके बाद ये जिस तरह से सारी चीजें हुई, पहले टाइम मांगा गया कुछ दिनों का, फिर 15 अगस्त तक का टाइम मांगा गया, और अभी ये टाइम मांगा गया है। इन्होंने ये दावा किया है कि हरियाणा में हम जीते ना जीते सरकार हम ही बनाएंगे। तो इन्होंने ये कहा है कि सरकार हम ही बनाएंगे, और वो किस तरह बनाएंगे, वो पैटर्न हो सकता है मध्य प्रदेश का पैटर्न, और उसके बाद हम झारखंड में तो हमारी बन ही रही है, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। अब सरकार हरियाणा में बने ना बने,
ये दूसरा इशू है। पहला इशू ये है कि संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत जल्दी बनने जा रहे हैं। अगर 8 तारीख को रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के कुछ अच्छे आ जाते हैं तो हो सकता है महीने 10 दिन की देरी हो जाए, और अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो हो सकता है 2-3 दिन के बाद ही ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाए। ये तो अंदर की चर्चा है। दूसरा ये है, आप ये मानिए कि अगर ये हो जाता है तो 80% लड़ाई हार जाएंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को हरियाणा हारने जीतने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, झारखंड हारने से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो करो या मरो का जो उनका नारा चल रहा है, उनका ये है कि अगर ये हम हरियाणा हार गए, जो हारने जा रहे हैं, ये हरियाणा हम हारेंगे, संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो उनको खुद ही झोला उठा लेना पड़ेगा। उनका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है संजय जोशी का। और संजय जोशी सिर्फ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के नेता हैं जो सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति है जो मुकाबला कर सकते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे आरएसएस में इस तरह का व्यक्ति नहीं है। उनका मैं एक आपको वाकया भी याद दिला देता हूं, शायद आप लोगों को पता भी हो कि जब पाकिस्तान की यात्रा खत्म करके और जिन्ना की मजार पे अडवाणी जी होके आए थे, वही व्यक्ति थे जिन्होंने अडवाणी जी का इस्तीफा मांगा। और हिम्मत की बात होनी चाहिए, उस टाइम आपको याद है कि अडवाणी जी की तूती बोलती, तो वो संजय जोशी है। और संजय जोशी की करीबी बहुत ज्यादा आरएसएस भी उनको पसंद करती है। गडकरी के वो बहुत करीबी है, पूना के, वो नागपुर के रहने वाले हैं। तो ये सारा खेल ये हो जाएगा और इसमें 70% बीजेपी के लोगों की सहमति है, 70%। तो इसको कोई रोक ही नहीं सकता। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कितने लोकप्रिय हैं पार्टी के अंदर। कर्नाटक से एक आवाज आई थी जो 7 बार के सांसद हैं, गाहे बगाए जगह जगह से बीच बीच में आवाज आती है। आपने बिहार में क्या किया, आपने बाकी जगहों पर क्या किया, ये किसी से छुपा नहीं है। ये आंध्र प्रदेश में लड्डू की लड़ाई नहीं चल रही, लड्डू की लड़ाई के पीछे दूसरे बड़े लड्डू की लड़ाई चल रही है, राजनीतिक लड्डू की लड़ाई चल रही है। तो अब ये मुद्दे डाइवर्ट नहीं होंगे। राहुल गांधी की एक बात की मैं तस्दीक करता हूं, जो इन्होंने बायोलॉजिकल की और लॉजिकल की छवि बनाई थी वो तोड़ दी है विपक्ष ने। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ी है, उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन ने उनकी ये छवि तोड़ दी है और अब वो इस छवि से बाहर आ गए। और दूसरा मैं फिर आके कंगना रनावत तक खत्म करता हूं बुशरा जी, कि जब आपका समय खराब आता है तो ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता काट लेता है, ये हमारे पश्चिमी उत्तर में हरियाणा में कहावत है। अब मोदी जी का खराब समय शुरू हो गया है और कंगना रनावत जैसे बयान देके कि वही घटना है कि इनका समय खराब है, इसलिए ऊंट पे बैठे हुए इनका कुत्ता काट लेगा। ये जो अपने आप को सुरक्षित मान रहे थे वहां भी ये असुरक्षित है। तो अब इनकी विदाई का समय आ गया है और इनको जाना ही है, तमाम कारण उसके होंगे। जी जी, बिल्कुल। और कई और एक्सपर्ट हैं जो मेरे कार्यक्रम पे कह चुके हैं, एक तरह की भविष्यवाणी या फिर उनका प्रेडिक्शन है इतने दिनों से पत्रकारिता का या विश्लेषण का कि ये 5 साल ये सरकार पूरे नहीं करने जा रही है। ये बात कई बार कही गई है। यशवंत सिन्हा ने भी मेरे कार्यक्रम पे ये कहा था कि 5 साल ये सरकार पूरी नहीं करेगी, ये मिड टर्म पोल्स होंगे, ये बात आप लिख लीजिए। तो इस तरह की तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, बड़े नेताओं की तरफ से भी कही जा रही है, वो नेता जो कि बीजेपी में शामिल रहे, बड़े पदों पर रहे। लेकिन रविंद्र जी, हरियाणा बीजेपी हारती है तो फिर दिल्ली के लिए कितनी मुश्किलें हो सकती हैं? और दूसरा, राहुल गांधी ने यही 2 जगहें क्यों चुनी है? क्या यहाँ से कोई मैसेज वो देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये चुना है कि शुरुआत वो इन्हीं 2 जगहों से करने जा रहे हैं अपने इलेक्शन कैंपेन की? जी देखिए बुशरा जी, अगर हरियाणा बीजेपी हारती है तो उसका सीधा असर पड़ेगा दिल्ली पे, जैसे बड़े भाई साहब ने बोला है। संजय जोशी पूरे बीजेपी की, हालांकि संजय जोशी बीजेपी के सदस्य नहीं है आज, मतलब सदस्य हैं, प्राथमिक सदस्य केवल, लेकिन उनके पास कोई पद नहीं है। उसके बावजूद संजय जोशी के पास मिलने वालों का जो तांता लगा रहता है वो दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के पास भी नहीं लगा रहता। उनके मंत्रियों के घर में आपको 10 लोग भी नहीं दिखेंगे उनसे मिलने वाले, और संजय जोशी रोज हजारों लोगों से आज मिलते हैं जब उनके पास कोई पद नहीं है, वो केवल संगठन के एक प्राथमिक सदस्य हैं और एक कार्यकर्ता भर है। इतना ज्यादा लोग उनको पसंद करते हैं और हर व्यक्ति को नाम से जानना, उसके काम का अगर किसी ने बता दिया, और यही उनकी यूएसपी है। पढ़ाई से इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर, और
पूरा जीवन समर्पित उन्होंने आरएसएस के लिए कर दिया। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको बाहर जरूर कर दिया गया, जिसका कि बाद में पता लग गया था कि वो कॉन्स्पिरेसी किसने की। लेकिन संजय जोशी से जो लोग पिछले 30-40 साल से जुड़े हैं, वो थिक एंड थिन में भी आज उनके साथ ही खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका जिस तरह की पॉलिटिक्स संजय जोशी करते हैं, वो पॉलिटिक्स बीजेपी में करने वाले बहुत कम लोग हैं, और उनकी जमीन के साथ जुड़ी राजनीति होती है। हर व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पर उनके ताल्लुकात रखना, और अगर वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो झोला उठाने के साथ साथ मुझे तो लगता है एक आध झोला नया भी सिलवाना पड़ेगा। वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो समझ लीजिए वो तो पूरी बीजेपी को नए तरीके से ही एक बार सृजन करेंगे, क्योंकि वो तो 24 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं, डेडिकेटेड व्यक्ति हैं। उस तरह का पॉलिटिशियन तो किसी भी पार्टी के लिए एसेट है। अगर कांग्रेस को ऐसा आदमी मिल जाए तो मुझे लगता है कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर नहीं जाएगी। इस तरह का व्यक्ति तो जिस पार्टी के पास होगा उससे बड़ा उनके समझिए एसेट कोई है ही नहीं। तो अब खैर मैं आता हूं, बिल्कुल असर पड़ेगा बीजेपी पर, और पहले ही बीजेपी बैकफुट पे हारी हुई है, 2 बैसाखियों के सहारे हुकूमत में है। और अगर हरियाणा हारती है तो हरियाणा का हारने का मतलब केवल एक स्टेट को हारना नहीं है। गुड़गांव और सोनीपत और बहादुरगढ़ जैसी ऐसी लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी दांव पर लगी है वहां पर। देखिए आप हरियाणा का, देखिए आज की तारीख में दिल्ली बंबई में चुनाव होने वाले, स्थिति सबको पता है, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, इसके बाद केवल गुड़गांव ऐसा शहर है जो मेट्रोपोलिस जैसा शहर है और जहां पर बीजेपी सत्ता में है। बाकी सब जगह बीजेपी बाहर चली गई, और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि यहां पर वो सत्ता में बनी रहे, क्योंकि हरियाणा का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का ये साधन है। और हर हिंदुस्तान के सारे बड़े करोड़पति, उद्योगपति हों, कारोबारी हों, या फिर वो पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स हों, उनका बहुत बड़ा स्टेक हरियाणा में आज लगा हुआ है। तो बीजेपी के लिए उस लिहाज से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर हारने से सीधा असर बीजेपी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है उस पर पड़ने वाला है। और जहां तक दूसरी बात है कि असंध को क्यों चुना गया है राहुल गांधी की रैली के लिए, देखिए असंध विधानसभा क्षेत्र वो है जो, एक तो पहली बात तो करनाल लोकसभा में पड़ता है। करनाल लोकसभा जहां से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री 9.5 बरस तक मुख्यमंत्री रहे और आज जो गायब हो गए हैं हरियाणा से, मनोहर लाल खट्टर, वो वहां से सांसद हैं। बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग बेल्ट उसको माना जाता है, जीटी रोड बेल्ट को। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि वहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं शमशेर गोगी जो विधायक हैं, वो कुमारी शैलजा के सबसे नजदीकी व्यक्ति हैं। कुमारी शैलजा के कोटे से उनको टिकट दिया गया है, और इसलिए ये संदेश जब जाएगा कि हरियाणा में पहली रैली राहुल गांधी की वहां होगी जहां से शैलजा चाहती हैं, तो अब देखिए ये जो सारे नैरेटिव्स हैं एकदम धराशायी होंगे कि नहीं होंगे। जो कहा जा रहा है कि शैलजा की अपमान हुआ है इसलिए दलित वोटर चला गया है दूसरी तरफ, तो वो दलित वोटर जब बीजेपी से बाहर निकल के आएगा और वो देखेगा कि बीजेपी में तो कोई दलित नेता इतना बड़ा है ही नहीं जितनी बड़ी शैलजा है, तो वो लीडर कहां, वो वोटर कहां जाएगा। और वो जब साझा करेंगे मंच भूपेंद्र हुड्डा के साथ, तो इस बात का एहसास हो जाएगा कि भैया दोनों नेता कितने बड़े कद के हैं और दोनों बराबर हैं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व के नजर में तो। और दूसरी रैली रखी गई है बरवाला में, जो हिसार जिले का विधानसभा क्षेत्र है, और वहां से उम्मीदवार है रामनिवास घोड़िल्ला जो कि ओबीसी समुदाय के नेता हैं। और ये संदेश दिया जाएगा, और वो हुड्डा कोटे के नेता हैं, वहां से संदेश दिया जाएगा ओबीसी को साधने का, कि ओबीसी समुदाय के जो सबसे बड़े नेता अपने आप को समझते हैं नायब सिंह सैनी, जिस पर उन्हीं की पार्टी के लोग सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि वो सबसे बड़े नेता नहीं है। यादव समाज के बड़े नेता तो राव इंद्रजीत हैं, गुर्जर समाज के नेता तो कृष्णपाल गुर्जर हैं, और उनसे जो प्रदेश के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे ओबीसी समाज के कर्णदेव कंबोज, वो तो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए हैं, जो कि इस दावे की बार बार हवा निकालते हैं पार्टी के भीतर ही। उनके सामने ये संदेश दिया जाएगा कि रामनिवास घोड़िल्ला जो ओबीसी समाज के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले दिन रैली करने के लिए अपने सबसे बड़े नेता को उनके पक्ष में उतारा है। और वो इलाका है जाटलैंड का। हिसार जो है, हिसार, जींद, सोनीपत और फतेहाबाद, सिरसा, ये पूरी बेल्ट जाटलैंड की है, जहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। और वहां से वो संदेश देंगे, दोनों नेता साथ खड़े होंगे, और उसका जवाब बीजेपी को ढूंढे भी नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, ताकि एक रैली करने भर से, रैली के स्थान से ही
बीजेपी के तमाम सवालों के जवाब मिल जाएं और कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर किसी तरह का असमंजस है तो उनके कार्यकर्ताओं को एक साफ संदेश मिल जाए। ये इसका कारण है कि ये दोनों स्थान चुने गए। बुशरा जी, क्या ये कह सकते हैं कि एक तीर से कई निशाने राहुल गांधी ने कर दिए हैं? इंतजार था कि आखिर राहुल गांधी कब करने जा रहे हैं अपनी रैली, लेकिन वो रैली के जो स्थान चुने गए हैं वो शैलजा को भी साध रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा को भी साध रहे हैं, वो दलितों को भी साध रहे हैं और ओबीसी को भी साध रहे हैं। अपनी उस बात को भी वो सच साबित कर रहे हैं जिसमें वो बार बार ये कहते रहे हैं कि आरक्षण को लेकर, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की जो बात करते रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि अमित शाह से लेकर, नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोग, आप ये देखिए कि अमेरिका में जो बयान दिया राहुल गांधी ने, उसके सिर्फ एक सिरे को लगातार बीजेपी आईटी सेल के जरिए उसको सर्कुलेट किया गया और ये बताया गया कि भाई आरक्षण ये खत्म करने जा रहे हैं, और उसमें मायावती, जो कि भारतीय जनता पार्टी की डिक्लेयर्ड भी टीम है, वो भी उसमें कूद जाती हैं और वो भी कहती हैं कि देखिए राहुल गांधी जाकर वहां पे कहते हैं कि वो तो आरक्षण खत्म कर देंगे। क्या आपको लग रहा है राहुल गांधी ने इससे एक तीर से कई निशाने किए हैं और कई चीजों को साथ दिया है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, कई निशाने साधे गए हैं और इससे जो संदेश जाएगा उस संदेश का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री जो है अपनी रैली, पहली रैली किस तरह की हुई थी हमने देख ली, दूसरी रैली के लिए 2 बार तारीखें बदल दी गई और 2 बार स्थान बदल दिए गए। पहले ये रैली होने वाली थी राई में, राई विधानसभा क्षेत्र में, वहां से शिफ्ट करके गोहाना में रैली लेके आए। बीजेपी जो बहुत ज्यादा बड़ी मैनेजमेंट की पार्टी मानी जाती है वो आज कंफ्यूज दिख रही है। कांग्रेस पार्टी जो डिवाइडेड हाउस दिखता है वो एक यूनाइटेड फेस पोज कर रही है। तो ये बदलाव तो साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की जब रैलियां होंगी, प्रियंका गांधी की जब रैलियां होंगी, देखिए राहुल गांधी तो जुलाना में भी रैली कर सकते थे जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उन्होंने तो नहीं की, क्योंकि उनको जो संदेश देना है ये 2 लोगों के लिए संदेश। शमशेर गोगी जो है वो सिख समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को आप साध रहे हैं एक झटके में। तमाम सवालों के जवाब सारी कम्युनिटीज को अपने साथ जोड़ने का काम है। और आज राहुल गांधी हरियाणा में जो पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं वो समझिए प्रधानमंत्री उनके सामने कहीं ठहरते नहीं है। एक जमाने में 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊंचा था हरियाणा में, लेकिन आज वो धराशायी हो गया है। और उसका कारण है कि 5 लोकसभा सीटें जो बीजेपी हरियाणा में हारी है और वोट परसेंटेज जो उनका रिमार्केबली नीचे गिरा है उसकी वजह से। और उसके बाद जो राहुल गांधी के भाषण जिस तरीके से वायरल हुए हैं, प्रियंका गांधी जिस तरीके से एक बड़ी नेता के तौर पर उभरी हैं, तो और झूठ का पर्दाफाश हुआ है, बार बार जो झूठ बोली गई हैं, इन तमाम चीजों की वजह से एंटी इनकम्बेंसी और जो मुद्दे हम लोग गिनते रहे हैं, उन मुद्दों के बाद अब लोगों को इंतजार इसी बात का है कि राहुल गांधी किस तरीके से भाषण देंगे। और अभी तो कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, केवल 7 गारंटियां जारी की हैं। जब घोषणा पत्र दिल्ली चंडीगढ़ में जारी करेंगे और उस दिन तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता एक साथ मंच पर दिखाई देंगे, तो बीजेपी के पास तो ले दे के एक नैरेटिव आया था इस पूरे चुनाव में कि किसी तरीके से वो शैलजा के नैरेटिव के ऊपर राइड करके और इस चुनाव में अपने हिसाब से जनता को एक नैरेटिव पकड़ा दें जिससे वो लोग बातचीत करते रहें। उस नैरेटिव की तो पहली रैली में हवा निकल जा रही है। तो अब इसके आगे बीजेपी अपने चुनाव को सस्टेन कैसे करेगी? अभी तो 10 दिन का वक्त पड़ा हुआ है, 26 से लेकर 5 तारीख तक का समय है, उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको बीजेपी मजबूती से जनता के बीच रख पाई हो। एक मुद्दा मिला था, वो मुद्दा पहले शैलजा ने खत्म कर दिया और परसों जो है उस मुद्दे को खत्म कर देगी राहुल गांधी जी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और हम ये देख रहे हैं कि ये चुनाव 24 घंटे पहले का चुनाव है, यानी कि इससे पहले मैं लोकसभा की बात करूं, लोकसभा चुनाव में मैंने यूपी से लेकर तमाम जगह जहां कवर की, वहां लग रहा था कि लोग जिताऊ कैंडिडेट देके 24 घंटे पहले डिसीजन लेते हैं कि भाई इसको वोट करना है। तो ये एंड मोमेंट का चुनाव बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आप हरियाणा में जाते हैं तो हरियाणा में नाराजगी इतने बड़े पैमाने पर है कि साफ तौर पर लगता है कि 10 साल केंद्र और राज्य की सरकारों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और एक तरह से दुखी नजर आते हैं। और मनोहर लाल खट्टर से तो है ही नाराज, नायब सिंह सैनी ने तो इतना वक्त ही नहीं मिल पाया, लेकिन उनका कहना है कि चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन सबसे ज्यादा नाराज वो नरेंद्र मोदी से हैं कि इनके जुमलों में फंसकर हम बेवकूफ बने, लेकिन अब नहीं बनेंगे, ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं। केपी मलिक जी,
राहुल गांधी फैक्टर आने वाले चुनाव में कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? क्या ये साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो मैजिक पहले मोदी का चलता था, अब वो मैजिक राहुल गांधी का चलता हुआ नजर आ रहा है और मोदी मैजिक पूरी तरीके से फीका पड़ चुका है और सरकार अपना इकबाल भी खो चुकी है? वो हरियाणा हो, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव के बाद पहला एक ऐसा चुनाव है हरियाणा का जिसमें जोश और खरोश दिख रहा है। हमें ये देखना होगा कि किसान तो नाराज है ही, लेकिन किसान के अलावा जो दूसरे वर्ग है वो भी भारतीय जनता पार्टी से तमाम चीजों को लेकर नाराज है। खाली किसान नाराज नहीं है, बेरोजगार है, दुकानदार है, महंगाई है, तमाम ऐसे इशू है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी इशू को शिद्दत के साथ निपटाना नहीं चाहती, वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। ये सबको समझ में आ गया है, ये स्टूडेंट को समझ में आ गया है, ये जो बेरोजगार लोग युवा घूम रहे हैं उनको समझ में आ गया है, जो हमारे यहाँ से बहुतायत संख्या में अग्निवीर जब सेना में जाते हैं वो अग्निवीर बन के उनको समझ में आ गया है, किसान को तो समझ में आ ही गया है। और आप ये देखिए कि ये मजाक उड़ाते हैं, मजाक लग रहा है लोगों को। आपने अगर देखा हो कश्मीर में जिस प्रकार से उंगली हिला के ऐसे जो है अमित शाह कह रहे हैं 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, 2 सिलेंडर, जैसे बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं, अपनी जेब से निकाल के हमें सिलेंडर दे रहे हैं। अभी तक मजाक उड़ा रहे थे 5 किलो राशन दिया जा रहा है, 5 किलो राशन दिया जा रहा है। क्या जब आप 5 किलो राशन नहीं दे रहे थे जनता भूखी मर रही थी क्या? तो आप क्या जताना चाहते हैं 5 किलो राशन देके? क्या जताना चाहते हैं आप सिलेंडर देके? और आप देंगे इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि आप तो जुमलेबाज व्यक्ति है, आप तो बाद में कह देंगे वो तो जुमला था। तो अब जनता जो है इनको सीरियस नहीं ले रही है। राहुल गांधी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे, बहुत अच्छा फैक्टर है, लेकिन मैं अकेले राहुल गांधी को नहीं मान रहा हूं। यहां भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का शासन पिछले 10 साल में किया, चाहे वो हरियाणा हो चाहे देश हो, जनता ऊब चुकी है, थक चुकी है और उनको एक सिर्फ ऑप्शन कांग्रेस और राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने पिछले 3 साल में जो मेहनत की है, जो अपनी छवि बदलने का काम किया है, जो हजारों किलोमीटर की यात्राएं उन्होंने की है, इससे वो लोकप्रिय बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोगों ने उनको पसंद करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी का चेहरा देख के लोगों को यह लगता है कि ये जो बोल रहा है उसके पीछे सच है, ये जनता फील कर रही है। मोदी हो चाहे अमित शाह हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता हो, भले ही वो सच बोल रहा हो, लेकिन जनता ये मान के चल रही है झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं होगा, चुनाव के बाद सिर्फ जुमलेबाजी होगी। तो जनता को एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है राहुल गांधी में। और मैं आपको एक चीज और हरियाणा की आज बता रहा हूं जो जनता सोच रही है। अब जैसे पहले होता था कि हुड्डा ही सीएम बनेंगे या हुड्डा जरूरी है सीएम बनना उनका, जनता के किसी कोने में यह भी आवाज आ रही है कि अगर राहुल गांधी की चली तो वो शैलजा को भी बना सकते हैं, तो किसी तीसरे को भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हुड्डा ही बने। लेकिन पहली बार कांग्रेस इतना अच्छा चुनाव हरियाणा में लड़ रही है और यहाँ पे जो लगातार हम देखते हैं गुटबाजी चलती है, गुटबाजी का नतीजा आपने मध्य प्रदेश में देखा। हालांकि इस बार कम हुई, लेकिन उस गुटबाजी का ही नतीजा है कि आज वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपके यहाँ हरियाणा में रविंद्र जी जानते हैं, पहले एसआरके था, अब एसआरके का के गायब हुआ तो बी आ गया, एसआरबी बन गया है। तो यहाँ पे भी एक इस तरह का गुटबाजी ग्रुपबाजी चलती है जिससे पार्टी का नुकसान होता है। लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में भी कोई मुद्दा उनके पास नहीं है और उनको शैलजा की चिंता हो गई है कि बताइए दलित बेटी का अपमान हो रहा है, तो दलित बेटी का अपमान हो रहा है तो आप सम्मान कर दीजिए उनका। आप किस प्रकार से सम्मान करेंगे उनका? और आपको क्यों चिंता हो रही है? क्या आपके यहां दलित बेटियां नहीं है? क्या आपके यहां दलित नहीं है? तो ये जो है कि घूम फिर के चालाकी से हेरा फेरी करके लोगों को मूर्ख बना के किसी तरह से वोट लेने का काम करो, या जैसा आज बयान दे दिया है कंगना रनौत की बात हम कर रहे हैं, तो ये सारे दूसरे मुद्दे हेरा फेरी फर्जी ये सब चलाएंगे। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 10 साल में सरकार ने हरियाणा में कोई एक काम ऐसा किया हो जिसको भुनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर ले, ऐसा कोई एक सिंगल काम नहीं है। दूसरा मुसरा जी मैं अंत में बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने 2014 में हरियाणा में इतने अच्छे रिजल्ट लाने का काम किया था,
इन्होंने वर्गों में बांटने का काम, जातियों में बांटने का काम, और खासकर जो सबसे बड़ा वहां पे जाट वर्ग है उसको एक तरफ और बाकियों को एक तरफ करने का काम इन्होंने किया था। 36 जात में 35-1 की लड़ाई इन्होंने की थी और भारतीय जनता पार्टी लगभग उसमें कामयाब रही थी, क्योंकि जाटों का एक बड़ा जाट आरक्षण का धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ था और उसको इन्होंने जो है बदनाम करने का काम इनके मोदी मीडिया ने किया था और उसमें सफल रहे थे, इसलिए इनकी सरकार बनी थी। दूसरा, 2019 के चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी और भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी से हरियाणा बीच में लटक गया था। नहीं तो कांग्रेस 2019 में भी जीत सकती थी अगर कांग्रेस रणनीति के साथ चुनाव हरियाणा में लड़ती। जो तीसरी बार अगर आप बात करेंगे, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने मेवात और नूंह के इलाके में वो कोशिश की है जातिवाद की आग लगाने की, लेकिन हरियाणा के लोग जो है इस एरिया में आपस में बैठ के, बड़े बुजुर्ग बैठ के, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो, चाहे वो जाट समाज के लोग हो, चाहे वो गुर्जर समाज के लोग हो, सारे समाज के लोगों ने बैठ के निर्णय लिया कि हम इन राजनीतिकों के चक्कर में नहीं आएंगे, अपना सौहार्द और भाईचारा नहीं बिगाड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को वहां से भी नाकामयाब होके जो है वापस अपना पैर खींचना पड़ा। इस बार ये चारों तरफ किसी भी उसमें अपने जुमले में या अपने उसमें जो भी इनका दांव था उसमें ये सफल नहीं हो पाए और अब इनको मुंह की खानी पड़ी है। मैं निश्चित तौर से आपको कह सकता हूं कि जो नतीजे आएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए उलट आएंगे, चाहे कितने भी कम आए। पूर्ण बहुमत से बहुत अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बन रही है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में धराशायी है और मुझे नहीं लगता अगले 30 साल वहां पे कोई नाम लेगा, क्योंकि आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, रामविलास शर्मा जैसे लोग, रविंदर जी जानते हैं रामविलास शर्मा को, मैं 93 से जानता हूं। आप सोचिए, तब वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे लाठी खाते थे, वहां जाटों की सरकार रहती थी, तो जब भी कहीं धरना प्रदर्शन आरएसएस बीजेपी के नाम पे होगा तो लाठी वो खाते थे और आज उनका कहीं नाम ही नहीं। इस बार तो टिकट भी काट दिया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस तो खैर वहां पे हरियाणा में ज्यादा है नहीं, बहुत कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी जो पुराने कार्यकर्ता है वो पीछे है, लाठी डंडे खाने में ही वो रहे 10 साल में, तो वो भी नाराज है। तो इसलिए वो भी, मुझे नहीं लगता कि बूथ तक इस बार पहुंचेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा में मुझे दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और वो साफ तौर पर लग भी रहा है, क्योंकि आप देखें कि नरेंद्र मोदी की जब रैली थी, 23 कैंडिडेट्स के लिए वो रैली थी और उन 23 में 5000 की भीड़, अगर कार्यकर्ता भी इकट्ठे करके लेकर आ जाते, कुछ अपने साथ, कुछ 100 करके, वो भी शायद नरेंद्र मोदी की इज्जत बच जाती, लेकिन वो भी वहां पर नहीं हो पाया। और वो रैली थी जिसमें टोन सेट करनी थी। पहली रैली हो रही थी प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की जैसे प्रधानमंत्री की, और वो हमने देखा, इससे बहुत कुछ पहले ही यहाँ एक तरह से क्लियर हो गया है। लेकिन आने वाले दिन हरियाणा चुनाव के बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। देखना ये होगा कि राहुल गांधी जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कैसे बाजी जो है पलटती है या बेहतर कांग्रेस के लिए होती है। प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने से भी बहुत सारी चीजें बदलेंगी, क्योंकि लोकसभा में वो जिन जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया वहां अच्छे नतीजे कांग्रेस को देखने के लिए मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, रविंद्र जी आपका भी, केपी मलिक जी आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो कंगना रनौत ने भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद मुश्किल पैदा कर दी है और अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव प्रचार जो नरेंद्र मोदी शायद एक आध रैली और वहां करेंगे हरियाणा में, उससे क्या कुछ उनको हासिल होता है। हमारी तमाम जो स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। रोज की तरह 7 बजे जरूर